आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन चैप्टर का नया लेक्चर लेकर के। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम बातें करेंगे बहुत सारी, और वो बातें होंगी क्या क्या तो मैं आपको बताता हूँ। आज हम देखने वाले नष्ट समीकरण। क्या देखने वाले बेटा? नष्ट समीकरण। साथ ही साथ हम आज देखने वाले हैं कोलराउश का नियम। क्या देखने वाले हैं? कोलराउश का नियम। इसके अलावा हम आज देखने वाले फैराडे का नियम। क्या देखने वाले बेटा? फैराडे का नियम। और साथ ही साथ हम आज कुछ बैटरियों के बारे में बात करेंगे, प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, समझ रहे ना। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से पिछले सालों में क्वेश्चन कैसे आए हैं, पीवाईक्यूज, पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर? ये हम आज मोटा मोटा करने वाले। चलो तो मैं आप लोगों के लिए बैटरीज भी लेके आया हूँ, देख सकते हैं आप। क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, ये क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू भी है, देखो पीवाईक्यूज भी, मैं आपके लिए पीवाईक्यूज भी लेके आया हूँ। तो ये सारी चीजें हैं हमारे साथ, ठीक है। लेकिन इन सब पे जाने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ नष्ट समीकरण के बारे में। किसके बारे में बेटा? नष्ट समीकरण के बारे में, ठीक है। चलो अभी नष्ट समीकरण होती है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गैल्वेनिक सेल का मानक परिस्थितियों में विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। गैल्वेनिक सेल का मानक परिस्थिति में विद्युत वाहक बल निकालना है तो फॉर्मूला ये। लेकिन मान लो परिस्थितियां मानक ना हो, कुछ और परिस्थिति हो, तब विद्युत वाहक बल कैसे निकालोगे? अगर मानक परिस्थिति में विद्युत वाहक बल निकालना है तो ये फॉर्मूला। लेकिन मान लो परिस्थितियां मानक ना हो, यदि मानक परिस्थिति ना हो तब विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करें? तब विद्युत वाहक बल नष्ट समीकरण से ज्ञात करते हैं। तब विद्युत वाहक बल नष्ट समीकरण से ज्ञात करते हैं। तो ई सेल जो है उस कंडीशन में हम नष्ट समीकरण से ज्ञात करते हैं। तो अगर परिस्थितियां मानक ना हो तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो हम नष्ट समीकरण से ज्ञात करते हैं। और नष्ट समीकरण होती है बेटा कुछ ऐसी जो कि आपको लगेगा कि बहुत ही खतरनाक है। ये है बेटा आपकी नष्ट समीकरण। समझाऊंगा अभी मैं आपको सब कुछ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये एक समीकरण है भैया, अभी पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी, सुनते जाओ सुनते जाओ बढ़िया से, सब आएगा सब आएगा। सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब आएगा, सुनो तो सही। तो पहले तो मुझे बताना चाहिए कि ये जो समीकरण है इस समीकरण द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इस समीकरण द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण द्वारा हम किसी भी गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, मानक परिस्थिति को छोड़ करके किसी भी दूसरी परिस्थिति। अगर मानक परिस्थिति में विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला, और मानक परिस्थिति के अलावा किसी और परिस्थिति में विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो ये वाला समीकरण, इसको हम बोलते हैं नष्ट समीकरण। चलो अभी नष्ट समीकरण को हम समझने का प्रयास करें, ठीक है। इधर देखना बेटा, ठीक है, ध्यान से। मैं एक बार यहाँ पर एक रिएक्शन लिख लेता हूँ, उसके बाद में आपको मैं समीकरण समझाऊं। मान लो कोई रासायनिक समीकरण आपको देखिए, ये वाला मान लो कोई रासायनिक समीकरण आपको देखिए, आपको लगा कि इस समीकरण का नष्ट इक्वेशन लिख के बताओ। सुनो ध्यान से, यदि आपको कोई रासायनिक समीकरण ये देखिए और आपको बताया कि इस समीकरण का नष्ट इक्वेशन लिख करके बताओ, तो हमें क्या करना है, ये जो भी समीकरण है इस समीकरण के लिए ई नॉट सेल मानक विद्युत वाहक बल बोलते हैं इसको। इस समीकरण के लिए कुछ ना कुछ मानक विद्युत वाहक बल होगा। इस समीकरण के लिए हम ऐसे नष्ट समीकरण लिखेंगे। अगर मान लो आपको कोई रासायनिक समीकरण ये देखिए तो इसका जो नष्ट समीकरण होगा वो ये होगा। इसमें ई नॉट सेल क्या होगा? मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन का मतलब आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन का मतलब है इस समीकरण के अंदर आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। एफ का मतलब है फेराडे, और फेराडे का मतलब है 96500 कूलम। एक फेराडे बराबर होता है 96500 कूलम, लगभग लगभग, मोटा मोटा लगभग बता रहा हूं, लगभग इतना होता है, ठीक है। अच्छा लोग, ये तो आप समझते हैं, लोग मतलब कि लोगरिथम। लोग एक ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं लघु गुणक। लॉग का मतलब होता है बेटा लघु गुणक। क्या होता है लॉग का मतलब? लघु गुणक। चलो उत्पाद ब्रैकेट बंद, इसको हम बोलते हैं उत्पाद की सांद्रता। क्या बोलते हैं इसको? उत्पाद की सांद्रता। क्रियाकारक ब्रैकेट बंद, इसको हम बोलते हैं क्रियाकारक की सांद्रता। समझ रहे मेरी बात? y का मतलब क्या है? उत्पाद के आगे गुणक क्या? उत्पाद के आगे जो भी गुणक होगा वो y पे चढ़ जाएगा, और क्रियाकारक के आगे जो भी गुणक होगा उसके घातांक पे चढ़ जाएगा। तो ये है भैया नष्ट समीकरण। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, ये देखा है आपको, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। अगर मान लो आपको ये बोला जाए कि इस वाले रासायनिक समीकरण के लिए नष्ट समीकरण क्या है लिखिए, इस रासायनिक समीकरण के लिए हमको नष्ट समीकरण लिखिए। अगर ये बोला जाए तो कैसे लिखेंगे? चलो इसका हम नष्ट समीकरण लिखेंगे। देखो इसका नष्ट समीकरण होगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, क्या लिख दो? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटा 2.303 RT बटा NF। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, हाँ एक चीज, यहाँ पे R का मतलब है गैस स्थिरांक 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। T का मतलब है यहाँ पर तापमान, और तापमान किसमें? केल्विन। तापमान किसमें आएगा बेटा? केल्विन में आएगा। चलो तो इस समीकरण के लिए हमको नष्ट इक्वेशन लिखनी है, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल, इसका जो भी ई नॉट सेल होगा माइनस 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 2.303 RT 2.303 RT बटा NF। चलो N का मतलब क्या होता है? N का मतलब आदान प्रदान
किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलो बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान किए गए हैं? आपको ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ पे जिंक पर 0 है और यहाँ जिंक पर +2। 0 से +2 मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हुए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 0 से +2 में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा वही 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ये चला गया, मतलब कि जिंक त्याग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और वही 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, मतलब कि आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n का मान कितना आएगा बेटा? n का मान 2, क्योंकि ये 0 है ये +2, 0 और +2 में कितना अंतर होता है? 0 और +2 में 2 का अंतर, n बराबर 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 इनटू, यहाँ पे क्या जाएगा? फेराडे f, तो यहाँ पे आ जाएगा f लॉग। ऊपर क्या था? ऊपर आता उत्पाद। चलो उत्पाद गुणे यहाँ पे उत्पाद गुणे जिंक +2 इसकी सांद्रता और उत्पाद गुणे यहाँ पे उत्पाद है कॉपर की सांद्रता, ये लिखोगे। चलो फिर आपको क्या बोला है? उत्पाद पे घात y, उत्पाद के आगे जो गुणांक होगा वो घात पे चढ़ जाएगा। चलो उत्पाद के आगे यहाँ पे गुणांक कितना है? 1, जिंक के आगे गुणांक कितना? 1, तो जिंक के ऊपर घात 1 चलेगी, कॉपर के ऊपर घात 1 चलेगी, बटा ये हो गया उत्पाद बटा। अब आएगा क्रियाकारक, क्रियाकारक पे घात x, तो क्रियाकारक है जिंक, क्रियाकारक है आपका जिंक और कौन है? कॉपर +2, क्रियाकारक है कॉपर +2। जिंक के आगे कितना गुणांक है? 1, 1 आ जाएगा। कॉपर +2 के आगे कितना गुणांक है? 1, तो 1 आ जाएगा। ये हो जाएगी भैया आपकी समीकरण किसकी? इस वाली रासायनिक इक्वेशन के लिए ये है आपकी नष्ट समीकरण। बात समझ में? अच्छा अब अगर मान लो यदि टेम्परेचर 298 केल्विन दिया जाए, मान लो टेम्परेचर 298 केल्विन, आर का मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, फेराडे का मान 96 लगभग 96500 कूलम है। इन तीनों की वैल्यू को अगर वहां पर रखा जाए, टेम्परेचर को मैंने यहां रख दिया, आर को मैंने यहां रख दिया, फेराडे को मैंने यहां रख दिया, इन सबको अगर मैं यहां रख दूं तो समीकरण क्या बनेगी? देखो इन सारी वैल्यू को यहां रखने पर समीकरण जो बनेगी बेटा वो ये बनेगी। देखो जब आप 2.303 रखोगे, आर का वैल्यू कितना? आर का वैल्यू 8.314 रख दिया, टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर 298 है, 298 रख दिया, फेराडे कितना? फेराडे है 96500 ये रख दिया। जब इन सब का मान रखोगे तो इनको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.059 डिवाइडेड बाय ये कितना? 2, तो ये 2 आ जाएगा। लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा? Zn+2 इसकी सांद्रता बटा नीचे क्या है? कॉपर +2 इसकी सांद्रता। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ठोस की सांद्रता को हम 1 लेते हैं, जो भी ठोस होता है ना बेटा उसकी सांद्रता को 1 लेते हैं। धातु जब ठोस में होता है उसकी सांद्रता को 1 लेते हैं। धातु की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसको यहाँ पे 1 लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जिंक तथा कॉपर ठोस अवस्था में है जिनकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए जिंक और कॉपर इन दोनों की सांद्रता कितनी आ जाएगी? 1 मोलर, दोनों की जगह 1 मोलर ली, तो हमारे पास ये बन जाएगी भैया जिंक और कॉपर से बने गैल्वेनिक सेल की नष्ट समीकरण। इस तरह से हम नष्ट समीकरण लिखते हैं, ये होती है नष्ट समीकरण। तो ये है आपका नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण के बाद में अगला टॉपिक जो है बेटा वो है आपका, जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात चालकता और चालकत्व पढ़ा था, उसी चालकता और चालकत्व से संबंधित एक टॉपिक है बेटा जिसको हम बोलते हैं मोलर चालकता। क्या बोलते हैं? मोलर चालकता, इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एम या म्यू एम से। अगला टॉपिक बेटा हमारे पास मोलर चालकता लैम्डा एम या मोल। चलो क्या होती है इसकी परिभाषा? यदि विद्युत अपघट्य की मात्रा 1 मोल ली जाए तो ऐसे विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोलर चालकता कहते हैं। यदि विद्युत अपघट्य की मात्रा 1 मोल ली जाए तो ऐसे विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मतलब कि आपने एक बर्तन लिया है, उसके अंदर आपने मान लीजिए NaCl ले रखा है विद्युत अपघट्य, और इस NaCl की आपने 1 मोल मात्रा ले रखी, 1 मोल मात्रा ले रखी, और इस विलयन का आयतन कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर अगर 1 मोल है तो मोलरता कितनी है बताओ? मोलरिटी आप क्या लिख सकते हो? मोल बटा लीटर में आयतन, 1 मोल बटा विलयन का लीटर में आयतन कितना? 1, तो मोलरता कितनी हो जाएगी? मोलरता 1 कैपिटल M। तो भैया मोलरता आ गई 1 कैपिटल M, मतलब कि ऐसा विलयन जिसकी मोलरता 1 हो, ऐसा विलयन जिसकी मोलरता 1 हो, तो यदि विद्युत अपघट्य की मात्रा 1 मोल 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में ली जाए, या फिर आप ये बोल दो कि यदि 1 मोलर सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को मेजर किया जाए तो उसको बोलते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता मतलब कि 1 मोल विद्युत अपघट्य 1 लीटर विलयन में होती है। तो अगर आपका 1 लीटर विद्युत अपघट्य माफ करना, यदि आपका 1 मोल विद्युत अपघट्य 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो तो इसकी जो चालकता आएगी उसे हम बोलते हैं मोलर चालकता। क्या बोलते हैं? मोलर चालकता। चलो अब ये मोलर चालकता जो होती है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। मोलर चालकता का फॉर्मूला कप्पा इनटू 1000 बटा कैपिटल M। यहाँ पे कप्पा का मतलब क्या है? कप्पा का मतलब है विशिष्ट चालकता। कप्पा का मतलब क्या है? विशिष्ट चालकता। कैपिटल M का मतलब है मोलरता। कैपिटल M का मतलब क्या है? मोलरता। तो ध्यान रखना विशिष्ट चालकता में एक तरह गुणा कर दोगे डिवाइडेड बाय m लिखोगे तो ये हो जाएगी आपकी मोलर चालकता। क्या हो जाएगी? मोलर चालकता। चलो इसकी इकाई क्या है? आ जाओ इसकी इकाई लिखते हैं। क्या होती है इसकी इकाई? उसकी बात करते हैं। इसकी इकाई बहुत आसान है। देखो कप्पा की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा की इकाई है डिवाइडेड बाय मोलरता। मोलरता बटा 1000। चलो मोलरता की इकाई है, मोलरता की इकाई है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। भाई लीटर जो है लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हो, तो ये मोल बटा लीटर को मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000 ऐसा भी लिख सकते हो। बात समझ में मेरी? ये 1000 ना लिखो तो आप ऐसे समझ यार, आप ऐसे समझ लो कि इकाई जो होती है मोल प्रति सेंटीमीटर। बेसिकली लीटर क्या? लीटर आयतन है ना, तो आयतन लीटर में भी हो सकता है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, आयतन जो है वो मीटर क्यूब में भी हो सकता है, आयतन की इकाई जो है वो डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकती है, आयतन की इकाई लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर किसी में भी हो सकती है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो इसकी भी इकाई हम कौन सी लेंगे? सेंटीमीटर वाली। तो ये हो जाएगा मोल सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा? देखो ओम
इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में से ये गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटा मोल, ये हो जाएगी भैया इकाई किसकी, मोलरता की, इसकी इकाई हो जाएगी मोलरता। इस तरह से हम इकाई याद कर सकते हैं। क्लियर, ये मोलरता की इकाई ध्यान रखो। अब यहाँ पे ये सारी बातें होगी। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है बेटा, विद्युत अपघट्य की चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। विद्युत अपघट्य की चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। एक अगला टॉपिक है बेटा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। चलो देखो मैंने आपसे क्या बात बोली, मोलर चालकता बराबर होती है कप्पा इनटू 1000 बटा n। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, लेमडा m जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, मोलरता के। तो ये जो सांद्रता है इस सांद्रता की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। कौन, लेमडा। लेमडा m सांद्रता की व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि लेमडा m मोलरता की व्युत्क्रमानुपाती। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो मोलरता घटेगी। इसका मतलब है कि यदि सांद्रता बढ़ती है, यदि सांद्रता बढ़ती है, इसको बोलते हैं सांद्रता, यदि सांद्रता बढ़ती है तो मोलर चालकता घटेगी, यही मतलब निकलेगा। चल तो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, विद्युत अपघट्य कोई भी हो, मोलरता बढ़ने पर सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता घटेगी। तो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो, चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, समझना बेटा मेरी बात, मेरी बात समझना। विद्युत अपघट्य कौन सा भी हो, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, विद्युत अपघट्य कोई भी हो, विद्युत अपघट्य की यदि सांद्रता बढ़ेगी मोलर चालकता घटेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे यदि विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ेगी मोलर चालकता घटेगी। सांद्रता बढ़ेगी, दोनों में से कोई भी हो, सांद्रता बढ़ेगी मोलर चालकता क्या हो जाएगी, घटेगी, मोलर चालकता घटेगी। क्लियर, चल दोनों में मोलर चालकता क्या होगी, घटेगी। अच्छा यहाँ पे मोलर चालकता घटेगी उसका कारण क्या है, आओ देखते हैं। सांद्रता बढ़ने पर यहाँ मोलर चालकता घटती है और सांद्रता बढ़ने पर यहाँ भी मोलर चालकता घटती है, तो दोनों में हम कारण देखते हैं। सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता घटती है, इसका कारण क्या है इसमें भी देखेंगे, इसमें देखेंगे। देखो यार कारण को समझने के लिए हमें समझना होगा कि चालकता जो होती है वो मुक्त आयनों के कारण होती है। चालकता किसके कारण होती है विद्युत अपघट्य में, मुक्त आयनों के कारण होती है। चालकता मुक्त आयनों के कारण होती है, मुक्त आयनों की गतिशीलता के कारण होती है, मुक्त आयनों की गतिशीलता के कारण होती है और मुक्त आयनों की संख्या के कारण होती है। समझना बेटा बात, ठीक है। किसी भी विद्युत अपघट्य, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, दोनों में चालकता जो मुक्त आयनों के कारण होती है, मुक्त आयनों की गतिशीलता के कारण होती है और मुक्त आयनों के संख्या के कारण होती है। अब मान लो कि एक विद्युत अपघट्य है जिसकी सांद्रता इतनी ज्यादा है, आयनों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो भी चालकता ज्यादा होगी। ज्यादा आयनों की संख्या होगी तो भी चालकता ज्यादा होगी। और मान लो आयनों की गतिशीलता ज्यादा है, ऐसा समझो यार एक मोटा इंसान है और एक मेरे जैसा पतला इंसान है, ज्यादा तेज दौड़ने का काम कौन करेगा, पतला इंसान। चालकता का मतलब है चलने की प्रवृत्ति, या मैं थोड़ा इसको आसान करता हूँ, चालकता का मतलब है चलने फिरने की प्रवृत्ति। तो किस विद्युत अपघट्य की चलने फिरने की प्रवृत्ति क्या होगी, ये दो बातों पर निर्भर करता है। जो विद्युत अपघट्य तेज गति से चलेगा, जो विद्युत मुक्त आयन तेज गति से चलेंगे उनकी गतिशीलता ज्यादा होगी। और कई बार क्या होता है विद्युत अपघट्य की आयनों की संख्या ज्यादा होती है तो भी चालकता बढ़ेगी। तो किसी विद्युत अपघट्य में यदि आयनों की संख्या ज्यादा है तब भी चालकता बढ़ेगी, और किसी विद्युत अपघट्य में मान लो आयनों की गतिशीलता ज्यादा है, ज्यादा तेज गति से चल सकते हैं तो भी चालकता बढ़ेगी। चालकता बढ़ने के दो कारण होते हैं, मुक्त आयनों की गतिशीलता और मुक्त आयनों की संख्या, दोनों कारण होते हैं। अब यहाँ देखो प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर, प्रबल विद्युत अपघट्य में होता क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्य में हम सांद्रता को बढ़ते हैं। सांद्रता को बढ़ाओगे तो भैया आयनों की संख्या बढ़ेगी। सांद्रता का बढ़ने का मतलब क्या है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सांद्रता बढ़ा दी, सांद्रता बढ़ा दी मतलब कि प्रबल विद्युत अपघट्य बढ़ा दी ना। अब प्रबल विद्युत अपघट्य बढ़ा दी मतलब कि आयनों की संख्या बढ़ा दी। अब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो होगा क्या, आयनों के बीच में टक्कर ज्यादा होगी। क्या हो बेटा, आयनों के बीच में टक्कर ज्यादा होगी। आयन एक दूसरे की गति का विरोध करें, या ऐसे समझो सिंपल सी बात, जैसे मान लो आप ट्रैफिक में जाते हो। अब मान लो किसी दिन आप जिस शहर में थे उस शहर के अंदर बहुत ही भारी भरकम ट्रैफिक है, तो भारी भरकम ट्रैफिक होगा तो गाड़ी चलाने में आसानी होगी या गाड़ी चलाने में मुश्किल होगा। अगर मान लो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, गाड़ी चलाना आसान होगा या गाड़ी चलाना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा ना। यही तो चीज यहाँ पे समझा। अगर सांद्रता ज्यादा है, आयनों की संख्या अगर बहुत ज्यादा है तो भैया आयनों की गतिशीलता कमजोर हो जाएगी, आयनों की गति स्लो हो जाएगी, और अगर आयनों की गति कम हो गई तो मोलर चालकता घट जाएगी। तो यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य में चालकता जो घट रही है ना उसका कारण क्या है, आयनों की गतिशीलता कम होना। तो सांद्रता बढ़ने पर आयनों की गतिशीलता घटती है, जिस कारण सांद्रता बढ़ने पर आयनों की गतिशीलता घटती है, जिस कारण मोलर चालकता घट जाएगी। ठीक है, अब इसकी बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब है ऐसा विद्युत अपघट्य जो पानी में घुलने पर बहुत कम संख्या में आयन प्रदान करता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य पानी में घुलने पर बहुत कम संख्या में आयन प्रदान करता है। अगर मान लो मैं पानी की मात्रा बढ़ा दूं तो घुलने वाले आयनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, आयनों में बदलने वाले जो आयन में परिवर्तित होने वाली संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा समझो कि भैया ये है आपका एक बर्तन, उस बर्तन के अंदर आपने लिखा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। आपने दुर्बल विद्युत अपघट्य लिखा है जैसे कि CH3COH। अब CH3COH एक दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब कि ये आसानी से आयनों में नहीं टूटता। अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा आयनों में तोड़ना चाहते हो तो आप इसमें क्या मिलाओगे, पानी मिलाओगे। क्या मिलाओगे आप इसमें, पानी मिलाओगे। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाओगे तो इससे क्या होगा, इससे आयनों में टूट जाएगा। इसको आयनों में तोड़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाना होगा, मतलब कि विलयन को क्या करना होगा, तनु करना होगा। और अगर विलयन तनु हो गया तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि सांद्रता को कम करोगे तो भैया आयनों की संख्या बढ़ेगी। तो सांद्रता को कम करने पर आयनों की संख्या क्या होगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी। और अगर मैं उल्टा कर दूं सांद्रता बढ़ाने पे क्या होगा,
सांद्रता बढ़ने पे आयनों की संख्या घटेगी। तो यहाँ पे बस हमको ये लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सांद्रता बढ़ती है तो सांद्रता बढ़ने के कारण आयनों की संख्या क्या होती है, देखो क्या लिखा, आयनों की संख्या घटती, आयनों की संख्या घटती, डिक्रीज होती है, इसीलिए मोलर चालकता घटती है। ठीक है, तो इतना आपको नोट करना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो एक बार। ठीक है, तो ये यहाँ पर कारण हो गए। अब देखो यार, मैंने आपसे क्या बात बोली, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, दोनों के ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं। दोनों में सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता घटती है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रबल विद्युत अपघट्य, यहाँ मैं लिख रहा हूँ दुर्बल विद्युत अपघट्य। दोनों में क्या होगा, दोनों में सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता घटती, इसको हम बोलते हैं सांद्रता। दोनों में सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता घटती, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, दोनों में मोलरता बढ़ेगी या सांद्रता बढ़ेगी तो विद्युत चालकता घटेगी। ठीक है, तो देखो मोलरता बढ़ेगी, जैसे जैसे मोलरता बढ़ेगी, मोलरता बढ़ रही है और चालकता घट रही है। तो देखो जैसे जैसे मोलरता बढ़ेगी 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 तो मोलर चालकता घटेगी घटेगी घटेगी, नीचे आ ग्राफ, नीचे नीचे नीचे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी ग्राफ आता था, लेकिन यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा है, सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता ऐसे घटती है, चल घटेंगे। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे सांद्रता कम होगी तो ये ग्राफ यहाँ पे कटेगा नहीं या कटता नहीं, ऊपर चला जाता है इस तरह से। ठीक है, ग्राफ इसमें, अब इसमें ग्राफ ऐसा क्यों है, आप बोलोगे इसमें ग्राफ ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बात बोली, यहाँ पर अगर आप सांद्रता को कम करोगे तो आयनों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे आप सांद्रता को कम करोगे, मतलब कि आप विलीन में पानी डालोगे, पानी डालने पर आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयन की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे जैसे आयन बढ़ेगा मोलर चालकता बढ़ती जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मोलरता कम करने पर, सांद्रता कम करने पर मोलर चालकता बढ़ेगी, लेकिन आयनों की गतिशीलता के कारण बढ़ेगी, जो कितना ज्यादा मेजर प्रॉब्लम, मतलब कितना ज्यादा मेजर फैक्टर, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। तो ये भैया दोनों में ग्राफ आएंगे। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ये वाला जो मान है ना, इसको हम बोलते हैं लैम्डा एम नॉट। क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा नॉट। मतलब कि लैम्डा एम नॉट का मतलब है मोलरता को कम कर देगा, कम कर देगा, कम कर देगा, कम कर देगा, जब मोलरता शून्य को अप्रोच करेगी तो प्राप्त होने वाली मोलर चालकता को क्या बोलते हैं, लैम्डा नॉट। तो जब मोलरता या सांद्रता शून्य को स्पर्श करती है तब प्राप्त होने वाली मोलर चालकता लैम्डा एम नॉट या अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाती है। तो आप देख सकते हो ये जो अंतःखंड है ना बेटा, ये ग्राफ का जो जहाँ पे ग्राफ कट रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है बेटा, इसको हम बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। विद्युत अपघट्य अगर प्रबल है तो यहाँ पे तो आप ग्राफ का अंतःखंड मेजर करके आप लैम्डा नॉट निकाल सकते हो। यहाँ पे आप ग्राफ का अंतःखंड नहीं प्राप्त कर पाते, देखो यहाँ पे कहीं भी ग्राफ कट नहीं रहा, अगर ग्राफ नहीं कटेगा तो ये अंतःखंड प्राप्त नहीं होगा, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसके लिए समीकरण क्या आएगी, देखो इसके लिए समीकरण आ जाएगी y अक्ष पर क्या है, y अक्ष पर लैम्डा है, तो y अक्ष पर लैम्डा है, लैम्डा एम बराबर अंतःखंड क्या है, लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट, ढाल क्या है, ढाल आपका है ऋणात्मक, ढाल आपका ऋणात्मक है तो ढाल ऋणात्मक, इस ढाल को आप ऋणात्मक ढाल को आप किसी से विकसित कर सकते हैं, यहाँ पे ढाल को बी लिख दिया, ढाल हो गया, और सांद्रता क्या अंडर रूट एम, तो अंडर रूट एम आ गया। ये हो जाएगा भैया प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए समीकरण, जो कि ग्राफ को प्रदर्शित करती है, सरल रेखा के समीकरण। तो आप इस समीकरण में अंतःखंड के मान द्वारा, ये अंतःखंड है बेटा, इसको बोलते हैं अंतःखंड, इस अंतःखंड के मान द्वारा आप प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या समस्या है, ये ग्राफ यहाँ कहीं कटता नहीं, ये ऊपर जाता है, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता के लिए ज्ञात नहीं कर सकते। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेबाई हकल ऑन सागर समीकरण, डेबाई हकल ऑन सागर समीकरण बोलते हैं। डेबाई हकल ऑन सागर समीकरण जो है बेटा, ये किसके लिए होती है, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए होती है। डेबाई हकल ऑन सागर समीकरण प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए होती है। तो डेबाई हकल ऑन सागर समीकरण जो है इसमें अंतःखंड का मान ज्ञात करके आप अनंत तनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नियम के द्वारा हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलराउस का नियम। तो यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसे ज्ञात करने के लिए कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं, कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं। चलो अब हमारा अगला आइडिया है कोलराउस का नियम। ठीक है, इसको आप नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। ठीक है, तो कोलराउस का नियम क्या बोलता है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है, तथा इसमें आयनों की संख्या को
आयन की मोलर चालकता से गुणा करते हैं। चलो अब इसको समझते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मान लो उदाहरण आपको देखा है CH3COH, क्या देखा भैया? CH3COH। मान लो आपको उदाहरण देखा है CH3COH। CH3COH एक ऐसा विद्युत अपघट्य है जो कि टूटता है CH3COO माइनस में और H प्लस, ठीक है। तो भैया यहाँ पे होगा क्या? कोलरास का नियम बोलता है कि ये है आपका एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये है आपका एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। इस विद्युत अपघट्य की अनंत तनता पर मोलर चालकता, ये जो विद्युत अपघट्य है इसकी अनंत तनता पर मोलर चालकता, अनंत तनता पर मोलर चालकता को कैसे करते हैं? इसकी अनंत तनता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगी? उसमें उपस्थित आयनों की अनंत तनता पर मोलर चालकता के, इसमें उपस्थित आयनों की अनंत तनता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो दोनों आयनों की अनंत तनता पर जो मोलर चालकता है उसके योग के बराबर होती है। समझ में आ गया? और आगे क्या लिखा है? इसमें आयनों की संख्या को उसकी मोलर चालकता से गुणा करते हैं। आयनों की संख्या कितनी है? 1, इसको उसकी मोलर चालकता से गुणा करते हैं। आयनों की संख्या कितनी है? 1, इसको उसकी मोलर चालकता से गुणा करते हैं। तो ये भैया यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल और देखें। तो जैसे मान लो आपको बोला मैंने KCl, अब KCl को आपने थोड़ा है K+ और Cl-, इसकी अनंत तनता पर मोलर चालकता के लिए बोला जाए। चलो तो अनंत तनता पर मोलर चालकता किसकी? KCl, इसके बराबर होगी इसमें उपस्थित आयनों की अनंत तनता पर मोलर चालकता, आयनों की अनंत तनता पर मोलर चालकता, आयनों की अनंत तनता पर मोलर चालकता इसके योग के बराबर होती है, इसके योग के बराबर होती है। ये हो गया भैया कोलरास का नियम, ऐसे आता है ये कोलरास का नियम। तो ये है पूरा का पूरा आपका कोलरास का नियम। अभी हम इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे। एक इसमें बेटा लास्ट सेक्शन है फैराडे का नियम, एक लास्ट सेक्शन हमको इसमें पढ़ना है, वो है फैराडे का नियम, ठीक है। अब फैराडे का नियम क्या बोलता है? देखो यार, ये है आपका मान लीजिए कोई विद्युत अपघटनी से, इसको मैंने बैटरी के प्लस से इसको मैंने माइनस से जोड़ दिया, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड, ठीक है। और मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया है जैसे कुछ भी Na+ ले लिया और Cl-। अब फैराडे का नियम बोलता है इस विद्युत अपघटनी सेल में, इस विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड पर जमा होने वाले धातु की मात्रा, भाई सोडियम पे प्लस है, सोडियम का प्लस कहाँ जाएगा? अपचयन करके कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे क्या होता है भैया? अपचयन, कैथोड पे अपचयन होता है। कैथोड पे कौन सा चिन्ह? माइनस, इस पे कौन सा? प्लस। कैथोड पे होता है अपचयन और माइनस की तरफ कौन आएगा? प्लस वाला। ये प्लस वाला कैथोड पे क्या करेगा? अपचयन करेगा। तो फैराडे का नियम बोलता है कि इस इलेक्ट्रोड पर धातु की जमा होने वाली जो मात्रा है, इस इलेक्ट्रोड पर धातु की जमा होने वाली जो मात्रा है वो सेल द्वारा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के या प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होती है। तो किसी विद्युत अपघटनी सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी विद्युत अपघटनी सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली धातु या पदार्थ की मात्रा W, ठीक है। तो भैया यहां से ये जो तत्व है, धातु है, वो इस इलेक्ट्रोड पर जमा हो रही है। तो यहां पर जमा होने वाले इस धातु की मात्रा W विलयन में प्रवाहित किए गए आवेश, विलयन में प्रवाहित किए गए आवेश Q के समानुपाती होती है। किसी विद्युत अपघटनी सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली धातु या पदार्थ की मात्रा, तो मान लो इस इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली धातु या पदार्थ की जो मात्रा है वो किसके बराबर होगी? वो किसके समानुपाती होगी? इस विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होगी। मतलब कि यहाँ पे प्रवाहित होने वाली मात्रा W जो है वो Q के समानुपाती है, आवेश के समानुपाती। अच्छा Q को हम क्या लिख सकते हैं? Q को हम लिख सकते हैं I × T। Q को हम क्या लिख सकते हैं? विद्युत धारा इंटू समय। आवेश को हम लिख सकते हैं प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इंटू समय। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W समानुपाती I × T। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक लगेगा जिसको हम बोलते हैं Z, Z × I × T। और Z का मतलब क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z का मतलब है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये Z होते हैं, Z का फॉर्मूला पता है क्या होता है? Z का फॉर्मूला E/96500। Z का फॉर्मूला E/96500। अच्छा यहाँ पे E का मतलब क्या है? E का मतलब है तुल्यांक की भाग, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। E का मतलब तुल्यांक की भाग। यहाँ पे Z की जगह क्या लिखोगे? W बराबर E/96500 × I × T। ये हो जाएगा जमा होने वाली धातु की मात्रा इस फॉर्मूले से। इस तरह से भैया हम क्या कर सकते हैं? हम जमा होने वाली धातु का भार याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। यही है भैया आपका फैराडे का नियम। क्लियर? चलिए तो अब आते हैं हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ऑलमोस्ट पूरा पेपर, पूरा चैप्टर हो चुका है। कुछ क्वेश्चन है PYQ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पिछले साल में आए हुए कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। KMnO4 Mn+2 परिवर्तन के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए भैया यहाँ ध्यान देना बेटा, KMnO4 है, इसको आपको बदलना है किसमें? Mn+2 में। KMnO4 को हम बदलते हैं Mn+2, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के दौरान कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता है ये पता लगाना है, ठीक है। चलो ये बहुत आसान है, देखो इसको करना कैसे मैं आपको देता हूँ। इसको करना कैसे ये मैं आपको देता हूँ। KMnO4 में मैंगनीज पे होता है +7 आवेश। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो +7 से कहां चला जाएगा? +2 चला जाएगा। +7 में 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो +2 हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब कि 1 मोल KMnO4 को 5 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो Mn+2 का 1 मोल बन जाएगा। बात समझ में आई? यदि KMnO4 के 1 मोल को 5 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, Mn+2 का 1 मोल बन जाएगा। ये जो 5 मोल इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, ये जरूरी है 1 मोल KMnO4 को Mn+2 में बदलने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक नई सूचना दे रहा हूँ, न्यू इन्फॉर्मेशन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा, ये 1 फैराडे के बराबर है।
एक मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? 1 फैराडे के बराबर। हमेशा ध्यान रखना यूनिट कन्वर्जन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनिट का कन्वर्जन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर? 1 फैराडे के बराबर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1 फैराडे के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पे 5 मोल इलेक्ट्रॉन है तो ये किसके बराबर? 5 फैराडे के बराबर। यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो 1 फैराडे के बराबर, 5 मोल इलेक्ट्रॉन दे रखे तो 5 फैराडे के बराबर। मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा? 5 फैराडे आ जाएगा। इस तरह से आपको करना। ध्यान रखना 1 मोल फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 5 फैराडे। चलो कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। आ जाओ, ये देखिए अनंत तनुदा पर NaCl। अनंत तनुदा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? अनंत तनुदा लैम्डा m नॉट NaCl। अनंत तनुदा पर HCl के लिए, अनंत तनुदा पर HCl की मोलर चालकता इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और अनंत तनुदा पर CH3COOH, अनंत तनुदा पर मोलर चालकता CH3COON। ठीक है, इनकी मोलर चालकता, इनकी मोलर चालकता कितनी रखी है? क्रमशः 126.4, इसकी रखी है 126.4। HCl की कितनी रखी है? HCl की 425.9। और सोडियम एसिड की कितनी रखी है? सोडियम एसिड की रखी है 91 रखी। तो क्या है यहाँ पे? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इनकी इकाई है ये इनकी इकाई देखिए। ये सीमेंस कहां से है पता है ना? सीमेंस कहां से है मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी बोल सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल को बोलेगा तो मोल इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हो। बस यही है यहाँ पे। तो अगर ये दे रखा है तो हमको एसिटिक अम्ल की लैम्डा m नॉट ज्ञात करना। अब यहाँ से हमको एसिटिक अम्ल, यहाँ से हमको एसिटिक अम्ल का लैम्डा m नॉट, एसिटिक अम्ल का ज्ञात करना, ये ज्ञात करना। कैसे करेंगे? चलो, एसिटिक अम्ल का मतलब क्या होता है भैया? एसिटिक अम्ल जो है वो एसिटेट आयन और H+ में टूटता है। एसिटिक अम्ल में भैया एसिटेट आयन और H+। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ ये एसिटेट आयन कहां से मिलेंगे? देखो चलो अब इसको कैसे करेंगे, देखना, सुनना बेटा ध्यान से। आपको यहाँ पे ये पता लगाना है कि ये एसिटेट आयन जो है ये कहां पे मिलेंगे। देखो अगर मुझे ये वाला आयन चाहिए तो कहां से मिलेगा? ये बताओ कहां से मिलेगा? इन तीनों में कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा ना? ये मिल गया मुझे एसिटेट आयन यहाँ से। चलो जहां से एसिटेट आयन चाहिए वो ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन 2 मतलब कि मान 2 और ये इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड में क्या दे रखा है? एसिटेट का मान। चलो इक्वेशन थर्ड में देखा, चलो H+ कहां दे रखा है? देखो H+ कहां दे रखा है? H+ देखा, देखो कहां देखा? H+ कहां मिलेगा? H+ कहां मिलेगा? ये H+। ये क्या देखा? इक्वेशन 2 में, यहाँ आ जाएगा इक्वेशन 2 आ जाएगा। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये मिलेगा इक्वेशन 3 से, ये मिलेगा इक्वेशन 2 से, और यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं जिसमें इक्वेशन 1 की जरूरत पड़े। ये वाली इक्वेशन हमको चाहिए H+ के लिए चाहिए, ये वाली इक्वेशन हमको चाहिए CH3COOH-3, तो दोनों को जोड़ो। इन दोनों की जरूरत है हमें, जोड़ दो। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमें, जिसकी जरूरत नहीं है उस इक्वेशन को माइनस कर दो, जिसकी जरूरत नहीं है उस इक्वेशन को माइनस कर दो। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? देखो इक्वेशन 3 91, तो ये आ जाएगा, ये 91 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है? 425.9 माइनस इक्वेशन 1 126.4, 126.4। इसको सॉल्व कर लो, इससे आपका आंसर आ जाएगा इन चारों में से कोई एक। कितना आएगा वो भी निकाल दो। 425 में 90, तो ये भैया ऑलमोस्ट 515, 515 में से 126 गए तो ये लगभग मान लो आपकी 390 के आसपास। ये आ जाएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरह से भैया क्वेश्चन हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो अब बात करते हैं भैया आगे की। एक क्वेश्चन ये भी है AIPMT प्रीलिम के अंदर 2011 में, तीन धातु XYZ के मानक इलेक्ट्रॉन विभव दे रखे हैं, तो अपचायक शक्ति का क्रम होगा अपचायक अपचायक शक्ति क्या होगी? तो याद करो मैंने आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के अंदर मैं बताया था कि जिस भी धातु के लिए SRP का मान जितना माइनस में होगा, सक्रियता श्रेणी के अंदर हमने देखा है जिस भी तत्व के लिए मान जितना नेगेटिव में होगा वो उतना ही प्रबल अपचायक है। यदि SRP का मान मैंने आपको बताया था, यदि SRP का मान नेगेटिव में है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। और नेगेटिव में जितना ज्यादा है उतना ही हम उसको प्रबल अपचायक बोलते हैं। SRP का मान नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा उसको प्रबल अपचायक बोलते हैं, और SRP का मान पॉजिटिव में जितना ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। चलो हमें अपचायक क्षमता निकालनी है। नेगेटिव में सबसे बड़ा मान किसका? ये रहा, नेगेटिव में सबसे बड़ा ये Z, जिसका मान नेगेटिव में जितना बड़ा होगा उतना ही प्रबल अपचायक। उसके बाद कौन आएगा? X, उसके बाद आएगा X, और धनात्मक मान किसका? तो ये ZX, आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा अपचायक क्षमता का, जिसके लिए जितना मान नेगेटिव होगा उतना ही प्रबल अपचायक। क्लियर? चलो अब आते हैं इस पर, क्या लिखा देखो, इस सेल अभिक्रिया के लिए E का मान कितना होगा? चलिए इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। यार एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि मानक परिस्थितियों के अलावा कोई भी परिस्थिति दे रखी है तो वहां पर सेल का विद्युत बल नष्ट समीकरण से ज्ञात करते हो। याद आया? पर याद आ रहा है ना? यदि मानक परिस्थिति को छोड़ करके किसी भी परिस्थिति में सेल का विद्युत बल पूछा जाए तो किससे ज्ञात करते हो? नष्ट समीकरण से। ठीक है, तो मानक परिस्थितियों में सांद्रता कितनी होती है? 1 मोल। मानक परिस्थितियों में 1 मोल सांद्रता, लेकिन यहाँ पे मानक परिस्थितियां नहीं, देखो सांद्रता कुछ और है। अगर सांद्रता 1 मोल नहीं मतलब कि मानक परिस्थितियां नहीं, तो इस कंडीशन में नष्ट समीकरण द्वारा हम ई सेल ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो तो ई सेल बराबर क्या होगा? आ जाओ यार, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, इस समीकरण को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है? आप इस समीकरण को ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या बीमारी है, समझ में नहीं आ रहा कुछ कि भाई इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ये गणित से आता है बेटा, गणित के द्वारा जब इस समीकरण को हल करेंगे तो इस समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये एलन है बेटा, एलन, एलन का मतलब क्या है? लघु गुणक, इसको भी हम लघु गुणक बोलते हैं। ये लघु गुणक का एक दूसरा रूप है, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो समीकरण। चलो ई सेल, अब देखो ई सेल बराबर ये क्या करना है? अब हम लिखेंगे पहले एनोड सेल नंबर। एक बात ध्यान रखना, यदि एनोड, ये सेल प्रदर्शन है ना, सेल प्रदर्शन में ये एनोड है और ये कैथोड है। ध्यान रखना यदि सेल प्रदर्शन में एनोड और कैथोड ये दोनों समान धातु के बने हो तो ई नोड का मान कितना होगा? 0 होगा। ये कब शून्य? यदि एनोड तथा कैथोड समान धातु से
बनाओ, एनोड तथा कैथोड अगर समान रक्त है तो ई0 से बराबर 0, ये भी कॉपर ये भी कॉपर, इसके लिए क्या आएगा 0 माइनस आरटी, तो देखो आप आरटी बटा एनएफ। चलो एन की जगह क्या आएगा, एन का मतलब होता है आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन, आदान प्रदान किए इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ पे कितना, यहाँ 0 है, यहाँ पे कितना +2, 0 और +2 में कितना डिफरेंस है 2 का, तो आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे भाई, दोनों में 2 का डिफरेंस। अच्छा यहाँ पे कितना डिफरेंस है +2 और 0, 2 का डिफरेंस है 2 हो जाएगा। एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान 2 हो जाएगा। एफ अभी देखो, अभी हमारे पास इक्वेशन बन करके आएगी एलन। अच्छा एलन के बाद अब हम देखेंगे उत्पाद और क्रिया। चलो उत्पाद और क्रिया कैसे देखेंगे, उत्पाद और क्रिया कैसे देखने कि भैया कॉपर प्लस, देखो कॉपर से कॉपर प्लस ये बन रहा है, कॉपर से कॉपर प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, और दूसरा कॉपर प्लस 2 से कॉपर, दूसरा ये भी हो रहा है कि कॉपर प्लस 2 से कॉपर, कॉपर से कॉपर प्लस 2, कॉपर से कॉपर प्लस 2, और कॉपर प्लस 2 से कॉपर, कॉपर प्लस 2 से कॉपर। चलो तो यहाँ ये जो कॉपर प्लस 2 इसकी सांद्रता कितनी है 0.001, बहुत बढ़िया, और ये जो कॉपर प्लस है इस प्लस 2 की सांद्रता कितनी 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1। तो उत्पाद में कौन है कॉपर प्लस 2, उत्पाद में है कॉपर प्लस 2, ये धातु ठोस है, ठोस धातु की सांद्रता कितनी होती है 1 लेते हैं हमेशा, ठोस धातु सांद्रता डिवाइडेड बाय, नीचे कौन है कॉपर प्लस 2, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन है कॉपर, कॉपर की सांद्रता कितनी लेते हैं यूनिट। चलो उत्पाद में जो कॉपर है उसको हम क्या लिखेंगे 0.001, क्रिया कारक में जो कॉपर उसको हम क्या लिखेंगे 0.1, क्या लिखेंगे भैया 0.1, ठीक है 0.1 आ गया। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका पॉइंट से पॉइंट गया, तो ये कितना बन रहा है, इसको मैं 2 बार 0 कर लूं, ये कितना आ गया देख, ई सेल बराबर माइनस आरटी बटा 2 एफ एलन, ये बटा 100 है ना, 100 आ रहा है, 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 0.01 हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब कि 10 की घात -2 काट ले जाऊंगा। चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा माइनस आरटी 2एफ एल एन, ये 10 की घात -2 को अगर मैं आगे लेके आऊं तो ये पीछे स्पेस है, क्या देख रहे हैं पीछे स्पेस, हाँ यहाँ हो जाएगा, ठीक। मैं काम करता हूं, मैं इसको यहाँ ना लिख करके पीछे लिखता हूं, ठीक है। तो देखो ई सेल बराबर माइनस आरटी बटा 2एफ एल एन 0.01 को लिख सकते हैं 10 की घात -2, इसको हम 10 की घात -2 लिख सकते हैं, 10 की घात -2। चलो ये आ गया, -2 को अगर मैं आगे लेके आऊं तो ई सेल -2 को अगर मैं एक चीज ध्यान रखना यार, ln a की पावर x से बोलते हैं तो इसको लिखते हैं x ln a, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर में जो भी होता है ना भैया उसको हम आगे ले आते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या देखो ln 10 की घात -2, पावर में जो भी होता है उसको हम कहाँ ले जाते हैं आगे, -2 आगे ln 10, ये आ जाएगा, समझ में मेरी बात, -2 ln 10, तो माइनस RT बटा 2f, उसके लिए मैं लिखूंगा -2 ln 10, क्लियर। चलो तो अब यहाँ से क्या हो गया भैया, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा प्लस RT बटा f ln 10, और ln 10 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन हमने सही रखी ना, कंसंट्रेशन हमने सही रखी, बस तो ln 10 की जगह क्या आ जाएगा ln 10, अच्छा यहाँ पे ln 10 नहीं देखा तो हमने कुछ गड़बड़ किया, वैल्यू देख लेते हैं 0.1.01, तो यह हमने क्या लिखा 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 को हम वैसा का वैसा रखेंगे, अगर 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 आ जाएगी 0.02, ओके 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 ओके, 10 की पावर -2 है ना तो इसको हम लिखेंगे 0.01, 10 की पावर -2 0.01 में अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.01, तो 0.01 ये आ जाएगा 0.01, और इसको जब सॉल्व करके देखा ये क्या आ रहा है, कहाँ पे ऑप्शन में 0.01 0.01 ये आपका ऑप्शन नंबर था। इस तरह से हम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बेटा, मैथ्स है यहाँ पर, तो हमको इसमें ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स से हमको मैथ्स लगानी है, क्लियर। -2 को मैंने आगे लिया, 10 की -2 तो 0.01 आ जाएगा, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, उस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ई सेल का वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्लियर। चलिए इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज और बताता हूँ, यहाँ पर कुछ बैटरीज भी हैं, इन बैटरीज के बारे में बताता हूँ, जैसे कि प्राथमिक बैटरीज का मतलब होता है कि एक बार अगर इसको यूज ले लिया तो फिर इसका इस्तेमाल करना संभव नहीं है, इसके अंदर जितनी भी ऊर्जा होती है सारी की सारी ऊर्जा समाप्त होती है, एक बार उपयोग कर लिया तो फिर से उपयोग करना संभव नहीं। अब इसमें आप देख सकते हैं पेंसिल सेल के अंदर बीच का जो छोटा है वो कार्बन छड़ कैथोड का होता है, और बाहर जिंक की टोपी लगी होती है वो एनोड होती है, अंदर विद्युत अपघट्य होता है MnO2 कार्बन प्लस NH4Cl, एनोड पर क्रिया होती है जिंक Zn+2 देता है, और कैथोड पर जो क्रिया होती है मतलब क्या आपका जो कार्बन छड़ है इस पर जो क्रिया होती है उसमें MnO2 ये MnO2 NH4+ के साथ में जुड़ करके ऑक्सीजन करता है और MnOH का निर्माण करता है। तो ये भैया यहाँ पर प्राथमिक सेल शुष्क सेल, इसको हम बोलते हैं भैया क्या, शुष्क सेल की भैया क्रियाविधि। इसी तरह से यहाँ पे एक होता है बटन सेल, मरकरी सेल। बटन सेल कौन से बताया ना, बटन सेल वो जो कि हमारी हाथगढ़ी में होते हैं, तो बटन सेल की बात करते हैं इसमें भी यहाँ बाहर की तरफ जो होता है आपका, अंदर की तरफ कैथोड, बाहर की तरफ जिंक का एनोड होता है, ये एनोड होता है बाहर वाला, बाहर की तरफ पूरा का पूरा ये लेयर, ये आपकी एनोड यूनिट जिंक होता है, अंदर की तरफ कैथोड होता है, यहाँ पे भी एनोड कैथोड भी होंगी, एनोड किसका होना है जिंक का, जिंक अमलगम का, तो भैया एनोड पर क्या होगा ऑक्सीजन होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड मरकरी ऑक्साइड पर क्या होगा ऑक्सीजन हो जाएगा, तो मरकरी का निर्माण होगा। तो यहाँ पे बटन सेल के अंदर की क्रियाविधि पढ़ना है इसको आपको। इस तरह से संचायक बैटरी की बात करें, सेकेंडरी बैटरी की बात करें तो सेकेंडरी बैटरी वो है बेटा जिनके अंदर ऊर्जा को पुनः संचित किया जा सकता है, आप इनको चार्ज करके फिर से इनकी एनर्जी को क्या कर सकते हो, संचित कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। तो एक बार इसका इस्तेमाल करोगे फिर से इसको चार्ज करके आप इनकी एनर्जी को पुनः उत्पन्न कर सकते हो। सीसा संचायक बैटरी के अंदर बेटा एनोड बना होता है किसका, लेड का, तो यहाँ पे एनोड बना होता है लेड का, और कैथोड बना होता है यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट का, ठीक है। तो एनोड पर पीबी का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर PbO2। तो सीसा संचायक बैटरी के अंदर क्या होता है भैया, एनोड बने होते हैं लेड से, लेड की छड़ होती है, लेड की छड़ होती है, और बीच बीच में यहाँ पे कार्बन की छड़ होती है, कार्बन की छड़ होती है, कार्बन ग्रेफाइट। यहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जो होती है उसके ऊपर चारों तरफ यहाँ PbO2 का लेप होता है, PbO2, तो कार्बन ग्रेफाइट है, ठीक है। इस पर क्या लेप होता है PbO2 का, इसका लेप होता है बेटा PbO2 का, कार्बन ग्रेफाइट की छड़ पे PbO2 का लेप होता है, और ये बना होता है Pb लेड, है ना। तो लेड होता है एनोड और कार्बन ग्रेफाइट क्या होता है कैथोड, तो इस कार्बन ग्रेफाइट कैथोड पे कौन जाकर के ऑप्शन करेगा PbO2, ठीक है। तो PbO2 के चारों तरफ इस तरह से गोल भरा होता है, इसमें PbO2 का गोल होता है, ठीक है। तो PbO2 जाकर यहाँ पे क्या करता है ऑप्शन करता है। SO4 कहां से आया, तो ये यहाँ पे H2SO4 का सॉल्यूशन बना होता है,
H2SO4 का सॉल्यूशन किसमें टूटता है? H प्लस और SO4 - 2 में। ये जो H प्लस और SO4 - 2 है वही यहाँ पर इस्तेमाल हुए भैया। इस तरह से पूरी क्रियाविधि है। ये क्रियाविधि तब है जब आपका सीसा संचयक सेल डिस्चार्ज होता है। जब सीसा संचयक सेल डिस्चार्ज होता है उसकी एनर्जी जब कंज्यूम होती है वो जब उपयोग में आता है तब ये अभिक्रिया है बेटा। जब क्या है तब ये अभिक्रिया, तो ध्यान रखना ठीक है। इसी तरह से एक होता है ईंधन सेल। ईंधन सेल के अंदर होता क्या है, एक एनोड है एक कैथोड है, यहाँ से हाइड्रोजन प्रवेश करती है, यहाँ से O2 प्रवेश करती है, हाइड्रोजन O2 मिलेंगे तो ये पानी का निर्माण होगा। ये ईंधन सेल बहुत ही दक्ष होता है। एनोड पर भैया कौन जाता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जा रहा है एनोड पर, एनोड पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और कैथोड पर कौन जाता है? O2, तो O2 का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा, ये बन जाएगा। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है, दोनों को जोड़ोगे तो ये अभिक्रिया है। ईंधन सेल बहुत ही दक्ष सेल है क्योंकि इनका इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस तरह से बात करें अगर संक्षरण की, लास्ट टॉपिक संक्षरण। संक्षरण का मतलब होता है लोहे पर जंग लगना। तो जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहा जो होता है जिस सतह पर जंग लगता है उसका होता है ऑक्सीकरण। तो लोहा ऑक्सीकरण कर देता है। और भैया ये जो पानी की पूरी बूंद है, पानी की बूंद है वाटर, तो लोहा जो होता है इसका ऑक्सीकरण होता है और लोहे की सतह किसका काम करती है? एनोड। तो ऑक्सीकरण होता है लोहे की सतह पर, जहां पर थोड़ा सा कट लग जाता है या कुछ स्क्रैच आ गया तो वहां पे इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और अपचयन होगा पानी की बूंद के अंदर। वातावरण की ऑक्सीजन जो है वो H प्लस के साथ में, वातावरण के साथ में मतलब कि ऑक्सीजन जो होता है वो Fe+2 बनने के साथ जो इलेक्ट्रॉन निकले इलेक्ट्रॉन के साथ में जोड़ करके अपचयन करते हैं। तो O2 का अपचयन, O2 कहां से है? एनवायरनमेंट से O2 है, ठीक है। इन पूरे का इस पूरे का सम करोगे तो आपको ये वाली रिएक्शन प्राप्त होगी। तो ये भैया यहाँ पे संक्षरण की अभिक्रिया जो कि आपको करनी है, लोहे पर जंग लगना, तांबे का हरा होना, ये सभी चांदी का काला पड़ना, ये सब संक्षरण के एग्जांपल। इस रिएक्शन को बेटा मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है क्लियर। तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया। अब ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? आयरन जो होता है वो Fe+2 में जाता है, आयरन Fe+ में जाता है तो ऑक्सीजन हो गया। एनोड पर कैथोड पर क्या होता है? O2 जो होगा वो H+4 इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो पानी बनेगा। तो ये यहाँ पर क्रिया है, ध्यान रखना। तो ये आपका संक्षरण हो गया। मैंने आपको बैटरीज पढ़ा दिया और आपको मैंने जितने भी सेल थी, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल उनके बारे में बता दी। इनको डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इन सभी को डिटेल में एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। इसमें से क्वेश्चन मैं फिर बताऊं, बैटरीज और प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल से क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं, इसलिए भैया मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड में भगाया। आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो बुक से पढ़ सकते हो। क्लियर। चलिए अब आते हैं भैया आपके क्विज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर NaCl का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, चालकता की इकाई कौन सी? चलिए NaCl का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करोगे तो कैथोड पर कौन सी हाइड्रोजन गैस निकलेगी? और चालकता की इकाई कौन सी है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चल तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बैटरीज पढ़ ली, कोल्डहाउस नियम पढ़ लिया, फेराडे नियम पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। पेनल्टी होमवर्क मिल जाएगा। अगला चैप्टर हमारा होगा केमिकल काइनेटिक्स। चलिए बच्चों आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।